नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और मुद्दे की बात प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में। अब बात यह है कि इनकी चर्चा क्यों हो रही है, क्या कारण है कि इनकी चर्चा यहाँ करनी पड़ रही है। हालांकि इसको हम लेक्चर के दौरान जानेंगे, जिसमें हम संसदीय समितियाँ, उनके तमाम सारे जो अध्यक्ष होते हैं या नेता जो होते हैं उनके बारे में जानेंगे और कानून बनाने में उनकी किस प्रकार की भूमिका होती है, इनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, हम इसमें यह भी चर्चा करेंगे कि इन समितियों के गठन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कुछ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है यानी संवैधानिक कुछ अगर प्रावधान है तो वो क्या हो सकते हैं। इसके अलावा ये संसद की कार्यवाहियों में किस प्रकार से भागीदारी निभाती हैं। साथ ही साथ जब हम संसद की कार्यवाहियों को प्रत्यक्ष तौर पर कैमरे में देखते हैं और ये जब संसदीय समितियां ऑफ कैमरा काम करती हैं तो दोनों में किस प्रकार का अंतर होता है। साथ ही साथ इनका कार्यकाल कितना होता है, कैसे इनके अध्यक्ष चुने जाते हैं, इन तमाम सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जो संसदीय समिति से रिलेटेड होते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आपके मन में आते हैं और एग्जामिनर के भी जो आपसे पूछ सकते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं संसदीय समितियाँ, किन समितियों का क्या कार्य होता है आदि। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर इस विषय की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, अर्थात ये विषय चर्चा में क्यों आ गया है, क्यों इस समय ये न्यूज़ में है। अगर उसकी हम बात करते हैं तो अभी हाल ही में संसद की स्थायी समितियों में बदलाव किया गया है। स्थायी समितियां, एक हमको टर्म समझ में आ गया कि संसद में कुछ स्थायी समितियां भी होती हैं। ठीक है, बदलाव इस तरीके से देखा गया है कि परंपरागत तरीके से अगर हम देखें तो संसदीय समितियां जो होती हैं उसमें से कई सारी समितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम अध्यक्ष के पद पर, जो समितियों के अध्यक्ष होते हैं उसके पद पर विपक्ष के नेता को रखते हैं या विपक्ष को दिए जाते हैं। लेकिन अभी 22 समितियों में से फिलहाल जो मुद्दा है वो ये है कि 22 स्थायी समितियों में से अगर देखें तो बीजेपी के पास ज़्यादातर समितियों की अध्यक्षता है। अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो केवल एक समिति ऐसी है जो कांग्रेस के पास है, एक समिति ही ऐसी है जो कांग्रेस के पास है। जबकि वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो सरकार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है, जो कि तृणमूल कांग्रेस है, उसको कोई भी समिति में सदस्यता नहीं मिली है, अध्यक्षता नहीं मिली है। इसके अलावा अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ों से संबंधित समितियां हैं जैसे गृह, वित्त, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा रक्षा और विदेश मामले इत्यादि मामलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे उनकी जो स्थायी समितियां हैं वो बीजेपी के पास में हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए या इस चीज़ को देखते हुए बीजेपी के जो संबंध हैं वो विपक्षी पार्टियों के साथ कुछ करमराते या चरमराते नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इस तरीके से जो परंपरा में जो चीज़ें थी उसके विरुद्ध अगर थोड़ी से कुछ काम हो रहे हैं या उससे हट करके कुछ काम हो रहे हैं तो स्वभावतः ऐसा संभव है कि जो संबंध है पक्ष और विपक्ष के बीच में वो खराब हो सकते हैं। तो क्या भाजपा गैर कानूनी तरीके से या गैर संवैधानिक तरीके से यह कार्य कर रही है? तो इसके बारे में यदि अगर हम जानें तो हमें पता चलेगा कि ये एक परंपरा है और परंपरा किसी कानून को फॉलो नहीं कर रही है, तो उससे हम हट करके भी थोड़ा सा काम कर सकते हैं। लेकिन जो संबंध है उसके बिगड़ने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संसदीय समितियां जो होती हैं या संसद की जो समितियां हैं वो क्या हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है संसद जो है इसको हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। संसद क्या है? संसद एक प्रकार से विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल का मतलब क्या होता है? विधानमंडल का अर्थ ये है कि एक ऐसा समूह जो विधान या विधि बनाता है। क्या बनाता है? विधि बनाता है। लेकिन संसद में विधि बनाने की शुरुआत कैसे होती है? संसद में विधि बनाने की शुरुआत ही तब होती है जब किसी संसद में एक विधेयक पेश किया जाता है। क्या पेश किया जाता है? विधेयक, जिसे हम इंग्लिश में बिल भी बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है या पेश किया जाता है संसद के किसी सदन में, यहां से शुरू होता है विधायी कार्य। यहां से संसद की विधायी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। अब जब यह संसद में प्रस्तुत होता है तो जिस भी सदन में प्रस्तुत हुआ है वहां उसके बाद दूसरे सदन में और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय के पास उनके अनुमोदन के पश्चात एक जो विधेयक होता है उसे विधि बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इस दौरान उसमें विस्तृत चर्चा होती है, में तमाम सारे रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आप सोचिए, जब विधि बनाई जा रही है, किसी भी विधेयक को ध्यान में रखते हुए जब कोई विधि बनाई जा रही है तो उस पर चर्चा हो रही है, एक विस्तृत चर्चा हो रही है।
लेकिन समस्या ये है कि उस पर विस्तृत चर्चा जो होती है वो उस पर इतना आपको समय नहीं मिलता है कि आप संसद में बैठ करके उस पर चर्चा कर सके, बहुत सीमित समय होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि संसद में अक्सर जो चर्चाएं होती हैं वो राजनीति से प्रेरित होती हैं, जबकि अन्य जो मुद्दे हैं समाज के, उन समाज के मुद्दों से रिलेवेंट वो कम दिखाई देती हैं, राजनीति से प्रेरित ज्यादा होती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप आक्षेप लांछन इत्यादि ज्यादा लगते रहते हैं। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऐसे में एक विधेयक को बनाने में जो उसके ऊपर चर्चा होती है उसमें बहुत जटिल प्रक्रिया है, और उस जटिल प्रक्रिया के कारण वो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके कारण बहुत ज्यादा समय जाता है। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है, संसद की समिति का गठन किया जाता है, इसे हम संसदीय समिति बोलते हैं। और संसदीय समिति जो है ये सांसदों का एक क्या होता है, पैनल होता है। मतलब एक विशेष संसदीय समिति, नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि ये संसद की समिति है ना। संसदीय समिति हमें नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये सांसदों की समिति होगी। सांसद मतलब होता है संसद के सदस्य, संसद के सदस्य जिन्हें आप एमपी भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो एमपीज होते हैं उनके साथ होती है। अब ये जो संसदीय समितियां होती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तो तमाम सारे जो काम, क्योंकि मैंने आपको बताया कि संसद में प्रत्यक्षता सदन में बैठ करके उसके ऊपर चर्चा नहीं हो पाती है, राजनीति से प्रेरित चर्चाएं होती हैं, राजनीति ध्रुवीकरण होता है, तमाम सारे दूसरे कारण होते हैं जिससे जो विधिक कार्य हैं वो उनका जो सरोकार है वो दरकिनार होता जाता है, समाप्त होता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और द्वेषपूर्ण जो भावनाएं हैं, बहस वगैरह जो है वो ज्यादा होती हुई दिखाई देती हैं। सो संसदीय समितियां जो हैं एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इन समितियों को किस प्रकार से गठित किया जाता है, एक प्रकार से देखा जाए तो सांसदों द्वारा ये बनाया जाता है। एक पैनल जो होता है वो किसके द्वारा होता है, पूरे सांसदों का एक पैनल होता है, तमाम सारे सांसद। जब हम सांसद की बात कर रहे हैं तो उसमें लोकसभा भी आ रहा है और राज्यसभा भी आ रहा है, चाहे वो सदस्य लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, दोनों को ही सांसद सदस्य बोला जाता है, संसद सदस्य बोला जाता है, यानी कि सांसद इनको हम कहते हैं। अब संसद के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है, सदनों के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। सदन वही है जो लोकसभा और राज्यसभा के रूप में मैंने आपको बताया। इन्हीं सदनों के द्वारा इस समिति में, संसदीय समिति में लोगों को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि नियुक्त किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं नामित किया जाता है इत्यादि। कुछ सदस्यों को नामित किया जाता है, कुछ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, कुछ सदस्यों का निर्वाचन होता है। मतलब इस तरीके से चीजें रहती हैं। अध्यक्ष के द्वारा नामित करके तमाम सारा जो है वो पैनल बनाया जाता है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके का पैनल बनता है। अब अगर हम इसके आगे चलने की बात करें तो हमें समझ में आएगा कि ये जो समिति होती है, हर समिति का एक अध्यक्ष होता है। हर समिति का क्या होता है, एक अध्यक्ष चुना जाता है। उसकी भी एक परंपरा है, अभी हम चर्चा करेंगे। अब इसी अध्यक्ष के निर्देशन में, इसी अध्यक्ष के डायरेक्शन में, इसी अध्यक्ष के निर्देशन में ये समिति जो है वो काम करती है। ये वाला जो सिस्टम है कि मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि पार्लियामेंट में जो दो सदन हैं, इन दो सदनों में जो हमें चीजें दिखाई देती हैं वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो वो एक दिखावा करने वाली चीज है। मतलब ये देखने में तो लगता नहीं है कि दिखावा हो रहा है, हालांकि आप उसको लाइव लेते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन उससे पहले सारा काम यहाँ पर संसदीय समितियों के द्वारा हो चुका होता है या इसके बाद होने वाला होता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक पर्दे के पीछे की भूमिका होती है, एक पर्दे के आगे की भूमिका होती है। तो आपको पर्दे के आगे की भूमिका संसद के सदनों में दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे की जो भूमिका निभाया जा रहा है वो संसदीय समिति के द्वारा दिखाया जा रहा है। और ये वाला जो प्रयोग है, ये प्रयोग ब्रिटिश संसद से उत्पन्न है। ऐसा ही ब्रिटिश संसद में भी होता है और उसी से प्रेरित होकर के हमारे पार्लियामेंट में भी इस तरीके के काम होते हैं, जिसके पीछे मेन पर्पज यही है कि हम सदन में बैठ करके इतनी लंबी चर्चा नहीं कर सकते हैं और ना ही इतनी देर तक वहां पर चर्चा की जानी संभव है। तो अब ये जो चीजें हैं, इनका उद्भव अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में ढूंढने का प्रयास करें तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन में उद्भव मिलता है अनुच्छेद 105 में, जिसमें सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित बात करी गई है, उनके जो प्रिविलेजेस हैं उनसे संबंधित बात करी गई है। जबकि अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद को अपनी प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। मतलब संसद अपने संसदीय कार्य, ये जो यहाँ पर व्यवसाय की बात लिखी है, यहाँ पर व्यवसाय का मतलब यही है, संसद के व्यवसाय क्या है, संसद का बिजनेस क्या है, संसद का व्यवसाय क्या है, विधि बनाना। क्या बनाना? विधि बनाना। तो ये जो विधि बनाने के लिए जो विधि बनती है, अर्थात कानून कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उस प्रोसीजर को संचालित करने, उसे रेगुलेट करने,
यानी विनियमित करने आदि के से संबंधित नियम बनाने के जो अधिकार हैं वो भी संसद के पास हैं। तो संसद इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके संसदीय समितियों का गठन करती है। मतलब एक हमको ये भी बात समझ में आ गया कि संसद का एक काम विधि बनाना है और दूसरा काम विधि बनाने के लिए संसदीय समिति बनाना भी संसद का काम है, और उसके पास ये शक्तियां हैं, वो इस तरीके का प्रयोग करती है और इससे संसदीय समितियों का गठन होता है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। अब समितियां कौन कौन सी हैं एक बार जरा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की अगर हम बात करेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटीज का मतलब हो गया संसदीय समिति। संसदीय समिति, आज संसदीय समिति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें दो तरीके की समितियां हैं, एक है स्टैंडिंग कमेटी और एक है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब हो गया स्थायी समिति, स्थायी समिति। और जब हम एडहॉक कमेटी की बात करते हैं तो यह है तदर्थ समिति। ठीक है, क्या होती हैं ये तदर्थ समितियां और क्या होती हैं ये स्थायी समितियां, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा और स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके अंदर बहुत सारी समितियों को रखा जा सकता है, जैसे कि ये सारी जो समितियां आप देख रहे हैं ये सब। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, कमिटीज टू इंक्वायर है, कमिटीज टू स्क्रूटनी है, ऐसे करके तमाम सारी जो कमिटीज हैं वो सब स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं। अभी इनके ऊपर विस्तृत चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन हम सबसे पहले जो समझने जा रहे हैं, सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं वित्तीय समितियों को, और जो कि अंतर्गत आती हैं किसके, स्टैंडिंग कमेटी के। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ गया, एक तरीके से देखा जाए तो हमको ये समझ में आ गया कि जो संसद की समितियां हैं उसमें आप एक स्थायी समिति के रूप में किसी समिति का गठन करते हैं और एक जो है तदर्थ समिति के रूप में किसी समिति का गठन करते हैं, एडहॉक कमेटीज के रूप में किसी कमेटी का गठन करते हैं। जो स्थायी समितियां हैं, आप देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, संसद में कुछ समितियां ऐसी हैं, कुछ कमिटीज ऐसी हैं जिनका जो कार्यकाल है वो स्थायी है। स्थायी का मतलब ये कंटिन्यूअस एफर्ट में रहती हैं, कंटिन्यूअस ये काम करती रहती हैं, और जो संबंधित इनके मुद्दे हैं उससे संबंधित रिकमेंडेशंस या फिर जो भी निगरानियां हैं वो ये करती रहती हैं फटाफट। तदर्थ समितियां ऐसी समितियां होती हैं जो किसी टाइम बीइंग के लिए बनाई जाती हैं, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए बनाई जाती हैं, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्थायी समिति की चर्चा कर लेते हैं। अब अगर हम स्थायी समिति की चर्चा करते हैं तो स्थायी समिति में एक प्रकार आ रहा है वित्तीय समितियों का। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि एक समिति आपको स्टैंडिंग कमेटी में कौन सी दिख रही है, फाइनेंशियल कमेटी। ठीक है, तो जो प्रमुख समितियां उसके ऊपर हम चर्चा कर ले रहे हैं। वित्तीय समितियां यानी कि फाइनेंशियल कमेटीज, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, जो भी ऐसे विषय हैं, जो भी ऐसे मुद्दे हैं, जो भी ऐसे विषय या फिर जो भी ऐसे विधेयक जो किससे रिलेटेड है, वित्त से संबंधित है, जिसमें वित्त से संबंधित कोई चीज शामिल है, उससे रिलेटेड जो समिति है, उससे रिलेटेड जो कमेटी है, उस कमेटी को हम क्या बोलते हैं, उस कमेटी को हम बोलते हैं वित्तीय समिति। तो यहां पर जो तीन नाम दिख रहे हैं, तीन प्रकार की वित्तीय समितियां हैं। एक आपको यहां पर लोक लेखा समिति दिख रही है, जिसे आप पीएसी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इसके अलावा दूसरा आपको दिख रहा है प्राक्कलन समिति, और तीसरा दिख रहा है आपको सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये जो तीन समितियां हैं, ये तीनों समितियां जो हैं संबंधित है किससे, वित्त से संबंधित हैं। और ये जो वित्तीय समितियां हैं, ये वित्तीय समितियां किसके अंतर्गत आ रही हैं, ये स्टैंडिंग कमिटीज के अंतर्गत आ रही हैं, स्थायी समिति के अंतर्गत आ रही है। वित्तीय समितियों के गठन की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से इनको 1950 से लागू हुआ माना जाता है, यानी ये जो समितियां हैं 1950 से परमानेंटली काम कर रही हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि स्थायी का मतलब समझ गए ना। आप सोचिए 1950 में जिस प्रकार की समितियों का गठन हुआ था, वो समितियां अभी भी काम कर रही हैं, है ना। तो अभी भी जब काम कर रही हैं तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये स्थायी रूप से काम करने वाली समितियां हैं, इसलिए इनको स्थायी समिति कहा जा रहा है। लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसी को बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे पीएससी के बारे में चर्चा करें तो उसके ऊपर अलग से चर्चा कर लेंगे। पार्लियामेंट्री सब कमेटीज में फाइनेंशियल कमेटी में एक इंपॉर्टेंट नाम मैंने आपको जो बताया, उसके तीन रूप आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, उसका हमने थोड़ा सा ग्राफ बना दिया। यही चीज पीछे आपको देखने को मिल रही है, वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसी को बोला जा रहा है। एस्टीमेट कमेटी यानी कि प्राक्कलन समिति है, और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित जो समितियां हैं उसी को कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात हो रही है। तो हमने फाइनेंशियल कमेटी में इनकी बात करी। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं। अब डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज जो होती हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज की अगर हम बात करते हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, DRSC भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो है प्रभाव में कब आनी शुरू हुई,
1993 में 1993 में शिवराज पाटिल जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। 1993 में शिवराज पाटिल जो है, शिवराज पाटिल ये कौन थे? लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा स्पीकर थे। और इन्हीं के समय में, इन्हीं लोकसभा के स्पीकर के समय में 17 स्टैंडिंग कमेटीज का जो है वो गठन किया गया। 17 उस समय 17 जो DRSCs हैं उनका गठन किया गया। जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो 24 स्टैंडिंग कमेटीज हमको DRSC के रूप में दिखाई देती हैं, यानी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज जो है उनकी संख्या हमारे पास में कितनी है? प्रेजेंट टाइम में 24 है। ठीक है, लेकिन इनकी शुरुआत आप देख रहे हो कितने से हुई है? 17 से हुई है। अगर हम इन स्टैंडिंग कमेटीज की बात करते हैं तो जो बजटीय प्रस्ताव होते हैं, बजट से संबंधित जो प्रस्ताव हैं और जो महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां हैं उनकी जांच करने के लिए इन कमेटीज का गठन किया जाता है। ठीक है, उनकी जांच करने के लिए इन कमेटीज का गठन किया जाता है। किनकी जांच करने के लिए? बजटीय प्रस्ताव और उनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण जो नीतियां होती हैं। ठीक है, बजटीय प्रस्ताव और इसके अलावा जो संबंधित महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं समितियां होती हैं, ठीक है, या जो नीतियां होती हैं, माफ कीजिएगा, नीतियां जो होती हैं उनकी जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन यहां पर होते हुए दिखाई देता है। तमाम सारे विभागों से संबंधित जो स्थायी समितियां हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका DRSC, जिसको कि वर्तमान समय में कितनी है? 24 है, 24 स्टैंडिंग कमेटीज है। संसदीय जांच जो है इसके उद्देश्य में आता है संसदीय जांच को बढ़ाना, मतलब संसद के जांच के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाना, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए और अधिक समय देना और ठीक तरीके से मतलब बिहेव करवाना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती। अब अगर हम DRSCs की बात करते हैं तो DRSCs में लगभग जैसे कि 24 मैंने आपको बताया 24 कमेटीज हैं। इन 24 कमेटीज में प्रत्येक में अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या जो है वो 31 होती है, 31। और जो ये 31 सदस्य होते हैं इसमें से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का बंटवारा होता है, यानी लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग नंबर ऑफ जो मेंबर्स हैं वो होते हैं। 21 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से होते हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। लगभग सभी प्रकार के जो हमारे DRSCs कमेटीज हैं उसमें इसी प्रकार का रोल होता है। इससे पहले अगर इन सदस्यों की बात करते हैं, इस अलग अलग अगर हम सदस्यों की बात करते हैं तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सदस्य हमको अलग अलग कमेटी में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर तदर्थ समिति की बात करते हैं, यानी एडहॉक कमिटीज की बात करते हैं, इनके पास अगर आ जाते हैं तो इनका क्या काम है? तदर्थ समिति का कार्य क्या है कि ये एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बोफोर्स मामले में एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था, तो वो बोफोर्स जो कांड है उसका जांच करेगा और उससे संबंधित जो भी उसको रिपोर्ट मिल रही है वो रिपोर्ट को सौंपेगा। ठीक है, तो यहां पर यही है, तदर्थ समितियां क्या होती हैं? किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से, किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य से, किसी विशिष्ट उद्देश्य से इनका गठन किया जाता है और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो रिपोर्ट सौंप देने के पश्चात सदन को रिपोर्ट सौंपते हैं। जिस सदन से रिलेटेड होती है उस सदन को ये अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं और रिपोर्ट सौंपने के बाद में क्या हो जाता है? इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो तदर्थ समिति और स्थायी समिति में यही अंतर है। जैसे मैंने बताया कि स्थायी समितियां 1950 से लगातार चली आ रही हैं, उसी तरीके से यहां पर अगर देखते हैं तदर्थ समितियां किसी पर्टिकुलर टाइम पे इनको कंस्टिट्यूट किया जाता है, उसके बाद ये समापन की ओर बढ़ जाती हैं। ठीक है, अगर मुख्य तौर पे देखा जाए तो जो बिल होते हैं, विधेयक होते हैं, विधेयकों पर प्रवर समिति का गठन किया जाता है, यानी सेलेक्ट कमिटीज बनती हैं। विधेयकों पर ज्वाइंट कमिटीज भी बनती हैं, संयुक्त जो कमिटीज होती हैं वगैरह, ये सब जो है तदर्थ समितियों के अंतर्गत लाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य तदर्थ समितियां हैं। तदर्थ समितियों में जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी है, कुछ नाम लिख सकते हैं आप, रेलवे कन्वेंशन कमेटी है। अब ये रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है ये कौन सी कमेटी के अंतर्गत आएगा? ये एडहॉक कमेटी यानी तदर्थ समिति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसी तरीके से संसद भवन या संसद भवन जो परिसर होता है उसके जो भोजन प्रबंधन है और उसकी जो सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, खाद्य प्रबंधन और सुरक्षा समिति से संबंधित जो कमेटी है वो भी किसके अंतर्गत आती है? वो भी तदर्थ समिति के अंतर्गत आती है। संसद भवन या संसद भवन परिसर, ठीक है, संसद भवन परिसर की खाद्य सुरक्षा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्रबंधन और सुरक्षा, खाद्य प्रबंधन और सुरक्षा, इससे संबंधित जो समिति है वो भी किसके अंतर्गत आ गई? वो भी आपका तदर्थ समिति के अंतर्गत आ जाती है।
तो इस प्रकार के कुछ हमारे पास में क्या है, इस प्रकार के कुछ हमारे पास में ये तदर्थ समितियां हैं। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो संसदीय समितियों में अगर हम बात करते हैं तो कुछ और भी हैं, जैसे कि संयुक्त संसदीय समिति, जिसे हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं या जेपीसी भी बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी। ये क्या करते हैं, किसी विषय या किसी विधेयक पर विस्तृत जांच, मतलब टोटल तरीके से किसी चीज की जांच करी जाती है। मुख्यतः विस्तार पूर्वक जांच करना ही इनका कार्य होता है। किसी भी विषय पर, किसी भी विधेयक पर, सरकार के किसी कदम पर इसकी विशेष जांच करने का काम इसका होता है, विस्तृत जांच करने का काम होता है। क्योंकि इसका नाम ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है, इसलिए इसमें संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है आपको इसमें दिखाई देते हैं, एक साथ बैठते हैं, जांच करते हैं। इसके अलावा अगर हम जेपीसी के अलावा अगर हम बात करें तो प्रवर समिति जो होती है या जेपीसी, जो जैसे मैंने आपको सेलेक्ट कमेटी बताई थी, सेलेक्ट कमेटी, अगर हम सेलेक्ट कमेटी, जिसे आप प्रवर समिति भी कहते हैं, प्रवर समिति भी कहते हैं, या फिर आप जेपीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं, तो ये आमतौर पर अगर देखा जाए तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के ही होते हैं। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो आमतौर पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी, इनके प्रमुख ही बनाए जाते हैं, इन्हीं के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसके बाद जब ये रिपोर्ट अपनी सौंप देते हैं तो रिपोर्ट सौंपने के बाद ये कमिटीज भी क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, क्योंकि ये तदर्थ समिति का ही हिस्सा है। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो अब ये जानते हैं कि ये समितियां जो हैं वो कैसे कार्य करती हैं। ठीक है, अगर हम इन समितियों के कार्य की बात करते हैं तो जो विधेयक है, कोई भी विधेयक है, मैंने आपको बताया कि कोई भी विधेयक कार्य कैसे शुरू होता है, जो विधेयक है वो सदन में आता है, और जब सदन में कोई विधेयक आएगा तो उस पर जो सदस्य हैं वो बोलेंगे। अब सदस्यों के बोलने का समय क्या होता है, बिल्कुल सीमित होता है, लिमिटेड होता है, बहुत ज्यादा वो नहीं बोल सकते हैं। और ये जो समय दिया जाता है वो भी पार्टी के आकार के अनुसार दिया जाता है, पार्टी के आकार के अनुसार। पार्टी के आकार के अनुसार देने का मतलब क्या है कि इन सदनों को पार्टी के आकार के अनुसार, मतलब जिस पार्टी का ज्यादा बड़ा आकार है उसके सदस्यों को बोलने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर कार्यवाही हो रही है, जो सदन में जो कार्यवाही हो रही है, संसद के सदन में जो कार्यवाही हो रही है, उसमें किसी व्यक्ति को या किसी सांसद को बोलने के लिए जो समय दिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा सीमित है, और वो भी पार्टी के आकार के अनुसार है। तो वो अपनी जो मंशा है वो पूरी तरीके से वहां पर प्रकट नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वहां पर रख नहीं सकता है। तो अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि आप सोचें कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो सांसद है किसी विषय पर बोल रहा है और वो उस विषय का विशेषज्ञ है, तो हो सकता है कि उसको कम समय में भी अच्छा बोलने का मौका मिल जाए। मतलब आप यहां से अंदाजा लगाइए कि ऐसे व्यक्ति को भी वहां पे बोलने का समय कम ही रहता है। तो क्योंकि यहां पर समय की बहुत कमी है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर समितियों का निर्माण होता है। और मैंने आपको बताया कि समितियां जो निर्मित होती हैं उनका काम क्या होता है, पीछे मैंने आपको बताया। अभी जो समितियां जो आकार होती है, छोटे छोटे समूहों में, आकारों में बटी होती हैं, तमाम प्रकार के काम करने के लिए तमाम सारे छोटे छोटे समूह की जो ये समितियां हैं वो काम करती हैं। अब किसी विषय को यहाँ पर लाया गया, मान लेते हैं किसी भी XYZ किसी भी एक विषय को किसी एक पर्टिकुलर समिति में, ABC नाम की कोई समिति है, उसमें लेकर के आया गया, उस पर चर्चा हो रही। सदन में भी चर्चा होगी, लेकिन सदन से पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समितियों में चर्चाएं हो रही हैं। तो दोनों में यहाँ पे एक विशेष प्रकार का अंतर देखने को हमको मिल जाता है। अगर इसी विषय पर, इसी पर्टिकुलर विषय पर सदन में चर्चा हो रही हो और इसी पर्टिकुलर विषय पर समिति में चर्चा हो रही हो, तो दोनों में अंतर यह हो जाता है कि सदन में जो चर्चा हो रही है वो कैमरे के सामने हो रही है, ऑन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो चर्चा हो रही है इसमें ये चर्चा जो है पूरी तरीके से गोपनीय है। यहां पर गोपनीय का मतलब क्या है? गोपनीय का मतलब यह है कि यहां पर सदन जो है वो प्रसारित नहीं हो रहा है, मतलब सीधे टेलीकास्ट इसका नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से गोपनीय होती है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जो एमपीज होते हैं, उनको अपनी खुल करके जो विचारधारा है, बात जो है वो यहाँ पे प्रकट करने का अवसर मिल जाता है। अब जो वहां की बात होती है, वहां पे तो पार्लियामेंट से संबंधित जो चीजें होती हैं उसी से संबंधित चीजों पे ही बात करनी होती है, या फिर दल में एक दलगत होकर के हमें बात करनी पड़ती है। यहां पर किसी विषय से संबंधित जो खुल करके विचार हैं वो रखे जाने में सुविधा हो जाती है। तो यहां पर सीधा प्रसारण ना होने पर ये एक छोटा सा हमको फायदा भी मिलता है। सांसदों के अनुसार जो वास्तविक चर्चा है, अगर हम यहां पर बात करें तो जो विधेयक से संबंधित जो चर्चा आपको
वहां दिखाई दे रही है सदन में, और विधेयक से संबंधित जो चर्चा आपको समितियों में दिखाई दे रही है, इस पर अगर हम सांसदों का मन देखें तो सांसदों का कहना है कि हम यहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से चर्चा कर पाते हैं जब हम समिति के अंदर पर्टिकुलर विषय को किसी समिति के अंदर ला करके चर्चा किया जाता है, तो हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इस पर एक कथन जो है, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वुडरो विल्सन, उनका एक सिद्धांत है, उनका एक भी कथन है कि जो कांग्रेस है वास्तविक रूप में एक प्रदर्शनी की तरह होती है जब वो सदन में बैठती है, लेकिन वास्तविक रूप में कांग्रेस काम कब कर रही होती है, जब वो समितियों में आती है। तो उसी चीज को यहां पर भी देखने को मिल रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति क्रिकेट मैच खेल रहा है, तो जब हम टेलीकास्ट कर रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं क्रिकेट मैच का, तो वो तो अपने कार्य का प्रदर्शन मात्र कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में उसने कार्य कब किया है, वो जो नेट प्रैक्टिस उसने करी है, वो जो नेट प्रैक्टिस करी हुई है ना, वो उसका वास्तविक कार्य, जो कि हमें दिखाई ही नहीं देता। उसी तरीके से यहां पर भी ये समितियां हैं, ये जो समितियों में जब हम काम करते हैं तो वास्तविक रूप से संसद वहां काम कर रही होती है। वास्तविक रूप से जो कांग्रेस है, कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट है, वहां पर कांग्रेस है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट वास्तविक रूप में समितियों में काम कर रही होती है, और वहां तो केवल प्रदर्शन कर रही होती है, दिखावा कर रही होती है एक तरीके से, या फिर उसे दिखाना ही होता है। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से काम करते हैं। अब इनकी जो बैठकें होती हैं उनमें प्रत्येक सांसद को चर्चा में योगदान देने का अच्छा सा मौका मिल जाता है, स्वाभाविक सी बात है। जैसा कि मैंने बताया कि पार्लियामेंट में उनको इतना मौका नहीं मिल पाता है, क्योंकि उदाहरणतः अगर हम देखा जाए तो वर्ष भर में पार्लियामेंट की लगभग 100 बैठकें होती हैं, और ये पर्याप्त नहीं है। इतनी बैठक तो किसी एक विधेयक के लिए हो जाएगी, और वहां कोई एक विधेयक नहीं आ रहा है, बहुत सारे काम आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो इतनी सी बैठक में आप किसी भी चीज पर विस्तृत चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो वो बाकी की बैठकें कहां हो रही हैं, वो बाकी की बैठकें इन्हीं समितियों में रही। अब बात यहां पर आती है कि जैसे कि संसद के कार्यकाल तो हम लोगों को लगभग फिक्स दिखाई देते हैं, जैसे हम लोग को बताया गया कि संसद के किसी भी कार्यकाल के बीच में या किन्हीं भी बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, और इन सब चीजों के आधार पर संसद में कब बैठकें बुलाई जानी है, कब शुरुआत होनी है, राष्ट्रपति इन सब मामलों पर ध्यान देता है। तो क्या यहाँ जो संसदीय समिति हैं, जो संसदीय समितियां हैं, इन समितियों को भी राष्ट्रपति आहूत करता है या बुलाता है, या फिर कुछ और प्रोसीजर है, या फिर इनके भी बुलाए जाने का एक निश्चित समय है कि इतने समय का गैप नहीं होना चाहिए, जैसे संसद में बोला गया है कि 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए सदनों की कार्यवाहियों के बीच में। तो समिति की जो बैठकें हैं वो संसद के कैलेंडर से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होने का मतलब ये हो गया जब जरूरत होगी तब हम यहाँ पर बुलाएंगे, कितने लंबे समय के लिए बैठेंगे, कब तक के लिए बैठेंगे, कितना गैप होगा, कितना गैप नहीं होना चाहिए इत्यादि जो लिमिटेशंस हैं वो इनके ऊपर लागू नहीं होती है। ठीक है, ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, और समिति के समय से संबंधित जो चीज है वो हमको ध्यान रखनी है कि इसका कोई निश्चित कैलेंडर हमको फॉलो नहीं करना होता है। अब ये जो समितियां होती हैं तमाम सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करती हैं। तमाम सारे मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करने का मतलब क्या है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अंतर मंत्रालयी जो समन्वय है उसको ये उसको बढ़ावा देती हैं। अंतर मंत्रालयी समितियों या संबंधों को या समन्वयों को बढ़ावा देने का मतलब ये है, जैसे वित्त से रिलेटेड कोई काम है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई विषय अगर वित्त से रिलेटेड है तो वित्त मंत्रालय से भी संबंधित हो गया, वित्त मंत्रालय से भी संबंधित हो गया। अब जब आप चर्चा करेंगे, इस सदन में जब चर्चा करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वित्त मंत्रालय है उनके साथ मिलकर के इन समितियों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो उन चीजों को वो अच्छी तरीके से एक्सपोज कर पाएंगे या बता पाएंगे या समझा पाएंगे। यहां पर अगर हम दूसरी चीजों की बात करते हैं, मतलब अगर हम ये बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, किस तरीके से समन्वय बनाते हैं, तो उनको अगर हम देखें तो सदनों द्वारा प्राप्त विधेयकों को आवश्यक सुझाव देना। जैसे अगर ये जो समितियां हैं ये किस तरीके से काम करती हैं, अगर इसको हम देख रहे हैं तो समितियों के पास में सदनों की तरफ से अगर कोई विधेयक गया, कोई विधेयक जो है अगर हम देखें समिति की तरफ से आ रहा है, सदनों द्वारा प्राप्त कोई विधेयक जो है, यानी किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से अगर कोई विधेयक जो है वो समिति की तरफ जा रहा है, तो समिति उसकी जांच करेगी और उसमें जो आवश्यक सुझाव उसको लगेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करनी होंगी। तो मैं बता रहा था कि इनमें जो विधेयक है, ये विधेयक समिति जो है के पास आते हैं और समिति उसमें इंपॉर्टेंट जो उसको सुझाव लगता है वो सुझाव इनको देती है। अब ये सुझाव काफी इंपॉर्टेंट होते ही हैं, मतलब क्योंकि इनके पास पर्याप्त समय होता है उस पर चर्चा करने का, उस पर मशवरा लेने का, और जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो काफी काम के होते हैं। मंत्रालयों और विभागों के अनुदान की मांगों को भी देखने का काम कई बार ये समितियां करती हैं। इससे और इन्हीं मंत्रालयों और विभागों के अनुदान से संबंधित जो विधेयक हैं उनकी जांच करने का काम भी कई बार ये समितियां करती हैं। वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करना, यानी एनुअल जो रिपोर्ट्स आती हैं उन एनुअल रिपोर्ट्स पर विचार करती हैं।
और तमाम जो दीर्घकालिक योजनाएं हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उन पर भी विचार करने का काम इन संसदीय समितियों का होता है। इसके अलावा ये सारे के सारी जो समितियां हैं, ये संसद में संबंधित जो सदन होते हैं उनको संबंधित समय के भीतर जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित करके प्रस्तुत करके उन्हें दे दी जाती है। तो इस तरीके से तो ये समितियां जो है वो कार्य करती हैं। ठीक है, अब अगर हम इन समितियों के गठन की बात करते हैं तो समितियों के गठन में अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर हम डीआरएससी की बात करें, 24 डीआरएससी हैं, डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, उनकी हम बात करते हैं तो इनमें में से 16 जो समितियां हैं वो लोकसभा और जो 8 जो समितियां हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा मिलकर के बनती हैं। तो जो प्रत्येक समिति है, मतलब 16 जो कमिटीज हैं वो लोकसभा के द्वारा कमेटी अध्यक्षी करी जाती हैं और 8 जो है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष करी जाती हैं। लेकिन यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के द्वारा जो अध्यक्ष करी जाने वाली या प्रोसीड करे जाने वाली जो कमिटीज हैं उसमें क्या सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होंगे, ऐसा नहीं है, इसमें राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा के द्वारा प्रेसिडेंट, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा जो प्रेसिडेंट 8 कमिटीज हैं उसमें भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो पीठासीन अधिकारी होगा वो यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य होगा और यहाँ पर लोकसभा का सदस्य होगा। तो 16 जो है वो लोकसभा के हैं और 8 जो है वो किसके हैं, राज्यसभा के पैनल्स जो है वो बने हुए हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हैं 24 डीआरएससीज में तो इस तरीके से काम चलता है। और इनके सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, मतलब ये जो लोकसभा के सदस्य हैं उनमें नामांकन कैसे होगा, 8 जो राज्यसभा के सदस्य का जो पैनल है उस पैनल में जो सदस्य आएंगे लोकसभा राज्यसभा के, उसमें सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, इस बात का निर्धारण भी कौन करता है, वही जो पीठासीन अधिकारी होता है, वही जो इसका अध्यक्ष होता है, वो ये सब काम को तय करता है। पैनल जो है इसी प्रकार से बनते हैं। पैनल की अध्यक्षता जो है उसे संबंधित सदनों के, पैनल की अध्यक्षता जो होती है संबंधित सदनों के सदस्य ही करते हैं, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, जैसे लोकसभा वाला जो है, लोकसभा की जो समिति है 16 वाली, ठीक है, ये अगर इन पे बात करते हैं तो कुछ विभाग हैं जो इसके ऊपर पैनल गठित करते हैं, जैसे कृषि है, कोयला है, ठीक है, रक्षा है, विदेश मामले हैं, विदेश मामले, इनसे संबंधित जो कमिटीज बनती है वो राज्यसभा के द्वारा अध्यक्ष, लोकसभा के द्वारा अध्यक्ष की जाने वाली जो पैनल है उसके द्वारा करी जाती है। फिर उसमें संचार के भी माध्यम हो सकते हैं, आईटी से रिलेटेड मामले हो सकते हैं, श्रम है, पेट्रोलियम है, और जो नेचुरल गैसेस हैं या फिर रेलवे से संबंधित हैं, वो सब मामले जो है वो किस में आते हैं, वो सब इसी 16 लोकसभा की समिति जो है उसमें आते हैं। राज्यसभा की समिति की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा की समिति के अंतर्गत भी कुछ मामले आते हैं, जैसे कि वाणिज्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उसको कह सकते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इससे संबंधित जो मामले हैं। इसके अलावा पर्यावरण भी इसी में आता है, इसी के तरीके से गृह मंत्रालय भी आ सकता है इसी के अंतर्गत में। ये राज्यसभा से संबंधित जो सदस्यों की, जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की जाने वाली, अध्यक्षता की जाने वाली जो समिति होती है उससे संबंधित मामले उसमें आते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग मामले जो है वो बटे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर 16 लोकसभा के मैटर्स आपको यहां पर दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होंगे, इसका मतलब ये है कि इस कमेटी में जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का ही सदस्य होगा और इस कमेटी में जो अध्यक्ष होगा वो राज्यसभा का ही अध्यक्ष होगा। तो राज्यसभा के अध्यक्ष वाला जो समिति बनाई जा रही है उसमें इस तरीके के कुछ मामले हैं, और लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो अध्यक्षता करी जा रही है उससे संबंधित मामले कुछ यहाँ पर हैं, वो मैंने आपको बताया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी मंत्री इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, वित्तीय समिति जो होती हैं, वित्तीय समितियां जितनी भी हैं, और कुछ जो विभागीय रूप से, जैसे कि ये जो डीआरएससी कमिटीज होती हैं, कुछ डीआरएससी कमिटीज ऐसी हैं, और जितनी भी वित्तीय कमेटी 3 तरीके की मैंने आपको बताई थी अभी पीछे, लोक उपक्रम वाली है और हमने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली बताई थी। तो वो जो 3 समितियां हैं, वो जो 3 समितियां हैं वित्तीय समिति, उस वित्तीय समिति में किसी प्रकार से कोई मंत्री पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, मंत्री इसमें बैठने के लिए पात्र नहीं है। सदस्य अलग होते हैं, मंत्री अलग होते हैं। मंत्री जो है वो सदनों की सदस्यता लेंगे, पर कोई जरूरी नहीं कि सारे सदन के सदस्य मंत्री ही हों। तो जो सदस्य मंत्री नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इन समितियों के प्रमुखों की नियुक्ति मैंने आपको बताया कौन करेगा, संबंधित जो सदन होगा वही करेगा। संबंधित सदन का सदस्य जो होगा वही इसकी अध्यक्षता करेगा, अन्यथा कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी चाहिए।
अब यहां पर पैनल के प्रमुखों की बात कर लेते हैं। ये जो पैनल के प्रमुख हैं, जैसे कि लोकसभा का पैनल है, लोकसभा में मैंने बताया कि लोकसभा का जो सदस्य है वही इस पैनल का प्रमुख हो सकता है, भले उसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य शामिल हो। तो ये पैनल प्रमुख जो है ये अपनी बैठक, मतलब उसके पास किस प्रकार की शक्तियां, अगर उसकी हम चर्चा करें तो पैनल का जो प्रमुख है वो अपनी बैठकें स्वयं निर्धारित करता है, खुद निर्धारित करता है कि उसे कब बुलानी है, किस मैटर पर किस तरीके से चर्चा करनी है। पीठासीन अधिकारी ही सारे मामलों को जो है वो देखता है और वो मतलब निर्धारित कर लेगा कि हमें किस विषय पर कब चर्चा करनी है, पार्टियों के नेताओं को कब हमें बुलाना है, मतलब ये सारी चीजें जो है उसके स्वविवेक पर निर्धारित होती हैं। एजेंडा और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में स्पष्ट भूमिका जो है वो निभाते हैं कौन लोग, वो जो इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, या फिर इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विशेष रूप से निभाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो जैसे पीएससी वगैरह की जो बैठक होती है, जैसे पीएससी की बैठक की बात करें तो परंपरा से अभी तक क्या चला जा रहा है, परंपरा से अभी तक ये चला आ रहा है कि पीएससी की जो बैठकें होती हैं उसमें जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्षी दल का होता है, हमेशा कैसा होता है, विपक्षी दल का होता है, ठीक है। परंपरा से मुख्य विपक्षी दल जो है वो बैठकों में बनता चला रहा है। लेकिन अभी हाल ही के जो ताजा बदलाव हुए हैं, जैसे मैंने आपको 22 कमेटीज के बारे में बताया, उसमें से केवल एक कमेटी ऐसी है जिसके विपक्ष के तौर पर कांग्रेस है, बाकी सब पर जो है बीजेपी बैठी हुई है। विपक्षी दल में जो बड़े विपक्षी दल हैं उस पर जो है जो बड़ी विपक्षी दल है उसका पत्ता बिल्कुल गुल है, साफ है। तो अभी कुछ चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं परंपरा के विपरीत। तो ये परंपरा के विपरीत जाने की चीज जो है वो गैर संवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये परंपरा है, परंपरा कभी भी चेंज की जा सकती है। अध्यक्ष जो है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह तय कर सकता है कि पैनल के समक्ष किसे बुलाया जाना है। अब पैनल के समक्ष बुलाए जाने की जब बात यहां पर आती है, पैनल के समक्ष बुलाए जाने की बात यहां पर आती है, तो अध्यक्ष की तरह से जब ये बुलावा जाएगा किसी भी व्यक्ति के पास में, तो ये बुलावा, ये जो सम्मन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सम्मन का जो रोल होता है वो लगभग उसी तरीके का होता है जैसा कि न्यायालय से प्राप्त सम्मन, न्यायालय से प्राप्त जो सम्मन होता है, अगर आपके पास आया है तो आपको न्यायालय में प्रस्तुत होना ही होना है, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उससे संबंधित विशेष कारण जो है आपको बताना ही होगा। हालांकि इस विशेष कारण को मानने या न मानने की जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास में, वो चाहे तो आपके द्वारा दिए गए जो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन को माने या ना माने। मतलब जब आपके पास में सम्मन आया, पैनल में उपस्थित होना है, नहीं हो पा रहे हैं तो आपको कारण बताना पड़ेगा, नोटिस जारी करी जाएगी और वो नोटिस में जो एक्सक्यूज आपने दिया है वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा, ये चीज अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि यहां ये एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब ये सम्मन अध्यक्ष जो है किसी के प्रति जारी करता है तो ये सम्मन जारी करने के लिए उसे सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, सदस्यों के बहुमत की। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे ही सम्मन नहीं जारी हो जाएगा, ऐसे ही किसी को बुलावा नहीं आ जाएगा पैनल के समक्ष उपस्थित होने का। उसके लिए जो पूरा पैनल है, उसके जो सदस्य हैं, उसके बहुमत की आवश्यकता यहां पर होती है। संसदों का, संसदीय समितियों का जो कार्यकाल है वो अमूमन अगर देखा जाए तो 1 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, ठीक, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो ये 1 वर्ष का कार्यकाल होता है संसद के समितियों का कार्यकाल। लगभग इतने में ही वो समितियां जो है वो लगभग अपना कार्य पूरा कर लेती हैं, इससे अधिक का नहीं होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, कैसे वर्क होता है, कैसी सारी चीजें होती है, उसके ऊपर आप चीजों को समझ रहे होंगे। 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं। विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियों के जो प्रतिवेदन है उसकी सिफारिश कैसी होती है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति जो होती है वो सिफारिशी होती है, मतलब एक तरीके से रिकमेंडेटरी होती है, कि यानी कि जो डीआरएससी कमिटीज हैं उन कमेटियों के जो प्रतिवेदन होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, जैसे कि उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार करके दी है, सरकार के समक्ष जो प्रस्तुत करी है, वो सिफारिश के रूप में होती है। किस रूप में होती है? सिफारिश के रूप में होती है। अब इस सिफारिश को सरकार माने ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन फिर भी परंपरा क्या है? परंपरा यह है कि इस तरीके की सिफारिशें जब सरकार के पास, इनकी तरफ से कोई सिफारिशें सरकार के पास आती हैं तो अमूमन इन सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि मैंने बताया, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो समितियां हैं इनके पास विस्तृत चर्चा का समय होता है, बहुत चर्चा करने के पश्चात इनके जो रिकमेंडेशन है वो आते हैं, तो अमूमन सरकार इन्हें क्या कर लेती है? एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए वो बाध्य नहीं है। इसके अलावा अब पैनल्स ने प्रतिवेदन कर दिया है, संबंधित मंत्रालय ने या फिर मंत्रियों ने या फिर सरकार ने वो जो इनके रिकमेंडेशंस थे उसे किस तरीके से लिया है, एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, उसका पूरा चार्ट बनाते हैं, पूरा का पूरा लिस्टिंग करते हैं कि उनकी जो, जैसे यहां पर लिखा है, पैनल अपने संबंधित मंत्रालयों में नीतिगत मुद्दों की जांच करते हैं।
ठीक है। ये पैनल क्या करते हैं, अपने संबंधित मंत्रालयों में नीतिगत जो मुद्दे हैं उसकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद उसमें रिकमेंडेशंस देते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं और सुझावों के बारे में भी वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। सुझावों के बारे में भी वो एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कितना जो है सरकार ने हमें हमारा साथ दिया है या नहीं दिया है। मतलब हर लेवल पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक फिल्टर लगा करके उसको अच्छी तरीके से जांच के दायरे के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा काम होता है संसदीय समितियों का। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आज के प्रश्न जो हैं आज के इस टॉपिक से रिलेटेड क्या हैं। इनका उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो संसद की है उसके जो अध्यक्ष हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सभापति? इसके अलावा मुझे बताइए, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? कौन सी संसदीय समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति या फिर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति? कौन सा सही ऑप्शन है, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे इस पीडीएफ से मिल जाएंगे। इस पीडीएफ में आपको इस प्रश्न के सही उत्तर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जरूर आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए और साथ ही साथ अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम्स देखे हैं उनको प्रॉपर तरीके से पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।